Hello everyone. Today I will explain History chapter number 2, class 8th. Here I will start from the Battle of Plassey. Battle of Plassey, it was fought in 1757 in between Robert Clive and Nawab Sirajuddaulah. ठीक है, at the place of Plassey. So that's why it's called the Battle of Plassey. तो इसमें क्या हुआ था, जो सिराजुद्दौला था वो उसको नवाब बना दिया गया था। ठीक है, तो जो कंपनी थी, कंपनी वांटेड टू बी अ पपेट रूलर। ठीक है, तो वो पपेट रूलर बनाना चाहती थी, बट सिराजुद्दौला ने पपेट रूलर बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसको एक अपनी डिग्निटी का भी था। ठीक है, तो इसलिए 30,000 सोल्जर्स लेकर जो सिराजुद्दौला थे वो चल पड़े थे अपनी सेना को लेकर कासिम बाजार में। तो उसके बाद क्या हुआ था, देन ही मार्च्ड, वो कलकत्ता में चले गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे उसने जो कलकत्ता का फोर्ट था वहाँ उसको घेर लिया था। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने भी अपनी सेना लेके, पैदल सेना, घुड़सवार वगैरह लेके सिराजुद्दौला का सामना किया था। ठीक है, एंड फाइनली इन 1757 जो हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला में युद्ध हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। एंड ये बैटल ऑफ पलासी था, जिसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि कंपनी की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ब्रिटिशर, उनकी जीत हुई थी। ठीक है, सो पलासी की डिफीट के बाद क्या हुआ था कि जो सिराजुद्दौला था उनको हटा दिया गया था उनके गद्दी से, और मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। तो कंपनी अभी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्या कर रही थी, मतलब विलिंग नहीं थी मीर जाफर को देने के लिए, वो अभी भी पपेट रूलर बना कर रखना चाहती थी। तो जल्दी से सून द कंपनी डिस्कवर्ड कि पपेट ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि पपेट रूलर बना के रखना इनको, नवाब्स को। ठीक है, तो क्योंकि उन जो नवाब थे उनको अपनी डिग्निटी भी मेंटेन करनी थी लोगों में, इसलिए वो पूरी तरह से कंपनी के अंडर नहीं आ सकते थे। तो अब कंपनी क्या करती, इसके लिए कंपनी ने मीर जाफर ने प्रोटेस्ट किया था। तो कंपनी ने मीर जाफ़र की जगह पे मीर कासिम को उसकी जगह, कंपनी ने मीर कासिम को उसकी जगह पे नवाब बना दिया था। और फिर एक बैटल हुई थी मीर कासिम और कंपनी के बीच में एट द प्लेस ऑफ बक्सर इन 1764। तो ये बैटल ऑफ बक्सर है। ठीक है, फर्स्ट बैटल थी ये 1764 में। तो फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, और मीर जाफ़र से कंपनी ने मांग की 5 लाख पर मंथ कंपनसेशन की, जिससे कंपनी चाहती थी कि वो कंपनसेशन लेके क्या करे कि अपना ट्रेड वगैरह चलाती रहे। ठीक है, उनको बाहर से भी पैसा वगैरह मंगवाने की ज़रूरत ना हो। तो इसी बाय द टाइम क्या हुआ था, 1765 में मीर जाफ़र की डेथ हो गई थी। और हैविंग फेल टू वर्क विद पपेट नवाब्स, अब उनको मुश्किल लगने लगा था कंपनी को। फाइनली 1765 में जो मुगल एम्परर था उन्होंने कंपनी को एज अ दीवान क्या किया, अपॉइंट किया। दीवान एज ए दीवान का मतलब होता है कि अभी कंपनी डायरेक्ट क्या करेगी, जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो बंगाल जो था एक काफ़ी बहुत बड़ा प्रोविंस था, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगे कंपनी को। तो ये कंपनी की मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मनी की। अर्ली 18th सेंचुरी में जो ट्रेड था कंपनी का वो एक्सपैंड होने लगा। यहाँ से जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान था वो कंपनी पहले बाहर यहाँ से लेके जाते थे, और उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर देते थे। अभी क्या हो गया था, सारा ओवरऑल जो कंट्रोल था वो कंपनी के हाथ में हो गया, तो अभी उनको ये भी नहीं करना पड़ता था। नाउ
अभी कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब, तो इसमें क्या है कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे अब नवाबों की तरह रहने लगे, क्योंकि होलसेल जो कंपनी का कंट्रोल था वो ब्रिटिशर के हाथों में आ गया। नवाब का मतलब होता है मीन टू बी नवाब। द कंपनी एक्वायर्ड, कंपनी अब ज़्यादा से ज़्यादा पावर अथॉरिटी उसने ले ली थी, ठीक है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक अ, अब जो हर कंपनी का गवर्नर जनरल है या कोई भी जो ऑफिशियल है वो एक नवाबों की तरह रहने के लिए सोचने लगा। और आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी क्या हुआ था, जो एक्चुअल नवाब थे उनसे फोर्सफुली उनकी ज़मीन वगैरह को ले लिया गया था, ठीक है। और उनको फोर्स किया गया था गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए कंपनी को। जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मनी इकट्ठी कर ली थी, ठीक है। तो बाद में मद्रास में नाउ जो अभी चेन्नई है फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 में क्या हुआ था, एज ऑफ 18 वो आए थे एंड 1767 ही लेफ्ट इंडिया हैज़ इंडियन फॉर्चून, और उसने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी की थी। उनके ऊपर एक केस हुआ था कंपनी को धोखा देने के लिए और बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद क्रॉस एग्जामिन किया गया था 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उनको इनोसेंट पाया गया था। तो ऑल्दो ही वॉज एक्यूटेड, इसका मतलब होता है कि उनके सारे उन पे जो एलिगेशन लगाए थे वो ट्रू नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने एक इंसल्ट उन्होंने फील की तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था 1774 में। तो however not only all company officials succeeded in making money, सभी ने मनी नहीं बनाई थी रॉबर्ट क्लाइव की तरह। कहीं जल्दी डेथ हो गई थी उनकी बीमारी की वजह से, कहीं वॉर की वजह से मारे गए थे, ठीक है। कईयों को करप्ट और डिसऑनेस्ट डिक्लेयर्ड किया गया था। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, ठीक है। तो देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न मनी इन इंडिया, उनकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी डिज़ायर थी इंडिया से मनी अर्न करना था और फॉरेन में जाके अपनी कंफर्टेबल शानो शौकत वाली लाइफ को जीना था। जो वेल्थ को लेके जाने के लिए मैनेज कर पाए वो फॉरेन में अब जाके क्या बन गए थे, नवाब बन गए थे। और they were often seen as upstairs and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. तो ये जो लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की ऊंचाइयों को छू गए थे, ठीक है। ब्रिटिश सोसाइटी में उनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान हो गया था। नाउ इन दिस पैराग्राफ वी विल रीड अबाउट कि कैसे कंपनी का रूल एक्सपैंड होता चला गया, कैसे कंपनी ने सक्सेस की ऊंचाइयों को छुआ, कैसे होलसेल जो बंगाल का था या अदर एरिया थे इंडिया के उनमें कंपनी ने अपना क्या किया था, टेक ओवर कर लिया था। तो बैटल ऑफ जो बक्सर था वो 1764 में लड़ा गया, ठीक है। द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट, अभी कंपनी ने रेजिडेंट इंडियन स्टेट्स में अपॉइंट कर लिए। और जो कंपनी के एजेंट थे वो क्या करने लगे, जॉब करने लगे यहाँ पे, वो और ज़्यादा कंपनी सेटअप करने लगे, ठीक है। अभी वो एजेंट बन के यहाँ पे कंपनी में रहने लगे। दे ट्राई टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन, मतलब अभी कंपनी डिसाइड करने लगी कि कौन आने वाला जो उत्तराधिकारी है वो गद्दी पर बैठेगा, किसको हटा दिया जाएगा, किसको एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन आर्मी ऑफिसर होगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन कुछ होगा, ठीक है। तो अभी सम टाइम द कंपनी फोर्स द स्टेट्स, कंपनी को फोर्स किया, जो
कंपनी ने स्टेट्स में फोर्स किया नवाब्स वगैरह को, सब्सिडरी अलायंस एक किया उन्होंने। इसका मतलब होता है सब्सिडरी अलायंस का कि जो नवाब हैं वो अपनी मर्जी से आर्म नहीं रख सकते, वेपन्स नहीं रख सकते, आर्म फोर्स नहीं रख सकते। इसके लिए उनको कंपनी को उनको वो फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और नवाब जो थे उनको इसके बदले में कंपनी को एक काफ़ी अमाउंट देना पड़ेगा इसके बदले में। ठीक है, तो ये सब्सिडरी अलायंस पास किया गया। ठीक है, द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन। क्यों किया था? क्योंकि कंपनी ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया था कि कहीं नवाब क्या उनके अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं, लोग उनके अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं। तो जो पेमेंट थी इसके बदले में ये काफ़ी ज़्यादा थी। तो कंपनी जो नवाब थे, रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, वो इनको देने से अनेबल थे वो। तो एज ए पेनल्टी कंपनी ने क्या किया, इंडियन टेरिटरी को अपने अंडर कर लिया। तो नाउ नेक्स्ट वी विल रीड टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। जो टीपू सुल्तान थे ही वॉज द रूलर ऑफ मैसूर। ठीक है, वो हैदर अली के बेटे थे। जो कंपनी थी उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री जो कंट्रोल था वो मैसूर के ऊपर करना चाहते थे वो। ठीक है, उनको पॉलिटिकल और कंपनी के ऊपर ना एक ब्रिटिशर के ऊपर जो मैसूर था उनमें एक पॉलिटिकल उनमें थ्रेट था। ठीक है, मैसूर को लेके, क्योंकि जो मैसूर का जो हैदर अली थे, जो उनके बेटे टीपू सुल्तान थे, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, तो कंपनी उनको हटाना चाहती थी। Mysore had grown in strength under the leaders of powerful rulers like Hyder Ali and his famous son Tipu Sultan. तो जो मैसूर था कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड, वो ट्रेड करते थे मालाबार कोस्ट में। यहाँ से कंपनी क्या करती थी, परचेज करती थी पेपर एंड कार्डेमम्स। ठीक है, तो 1785 में क्या हुआ था, जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था सैंडलवुड को, पेपर को, कार्डेमम को पोर्ट के थ्रू, और जो लोकल मर्चेंट थे उनको डिसअलाउड कर दिया था कंपनी के साथ ट्रेड करने के लिए। तो वो क्या करना चाहते थे, ही वॉज एस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज्ड, और वो इंडिया की जो आर्मी थी उनको मॉडर्नाइज करना चाहते थे, इसलिए वे फ्रेंच लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते थे। तो जो ब्रिटिशर थे वो फ्यूरियस थे, उनको पता था कि जो हैदर अली हैं और जो टीपू सुल्तान है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट रूलर्स हैं, डेंजरस हैं उनके लिए। तो 4 बैटल हुई थी उनके बीच में, 1767 में, 1780 में, 1790 में और 1799 में। ओनली जो लास्ट बैटल थी श्रीरंगपट्टनम में, तो इसमें कंपनी की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एंड जो इसकी कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, उसको भी कंपनी ने अपने कंट्रोल में कर लिया। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्म रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वोडेयार्स, एंड एक सब्सिडरी अलायंस भी उस स्टेट में क्या कर दिया गया, लगा दिया गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वार विद द मराठास। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी क्या हुआ था, द कंपनी ऑल्सो सोट टू कर्ब द इवेंचुअली डिस्ट्रॉय, कंपनी मराठा पावर को भी डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। ठीक है, तो थर्ड बैटल जो हुई थी पानीपत की 1761 में, तो विद मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड, they were divided into many states under different chiefs, sardar belonging to dynasties such as Sindhia, Holka, Goekwad and Bhonsle.
ये जो चीफ थे ये क्या कर रहे थे, टुगेदर इन अ कॉन्फिडेंसी अंडर अ पेशवा हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड वॉर विद मराठास। जो मराठास थे उस टाइम पे, मराठास क्या थे, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक ग्रुप था मराठास का। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इन 1761 क्या हुआ था, तो डिस्ट्रॉय मराठा, इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठास पावर। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो मराठा क्या थे, वो भी एक ड्रीम देख रहे थे दिल्ली में अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। तो इसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ये शैटर्ड हो गए, बिखर गए इनकी पावर, और ये 3 स्टेट्स जो इनके जो चीफ्स थे उनमें डिवाइड हो गए अलग अलग स्टेट्स में। और जो ये चीफ थे वो थे होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ठीक है, तो ये जो चीफ्स थे ये एक कॉन्फिडेंसरी थे अंडर पेशवास। इनके जो जो मेन लीडर थे वो पेशवा थे, वो एक इफेक्टिव मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव थे। ठीक है, उनका जो बेस कैंप था वो पुणे में था। और जो उस टाइम के जो फेमस मराठा सोल्जर्स थे वो थे महाजी शिंदिया एंड नाना फडणवीस। तो मराठास ने काफ़ी ज़्यादा वॉर ऑफ सीरीज की, फर्स्ट बैटल ट्रीटी ऑफ सलभाई, फिर और सेकंड एंग्लो मराठास वॉर हुई उनमें, फिर थर्ड बैटल हुई। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठास वॉर हुई। और पेशवा को एंड में क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, उनको बिठूर में, कानपुर के पास जो है वहां पे जेल में डाल दिया गया। तो अभी कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया मराठास पे भी। नाउ द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, इसका मतलब होता है कंपनी ने अभी क्लेम कर दिया पूरी तरह से सुप्रीम पावर होने का, कि जो पूरी पावर है वो किनके हाथ में है, कंपनी के हाथ में है। ठीक है, 19th सेंचुरी में ये हुआ था। तो अभी उन्होंने सभी टेरिटरीज को अपने अंडर करने का सोचा, अभी वो करना स्टार्ट हो गए थे। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक पैरामाउंटेसी एक पॉलिसी स्टार्ट की थी। तो कंपनी ने अभी सभी जो टेरिटरीज थी उन पे अपनी अथॉरिटी को मनवाना शुरू कर दिया था, सुप्रीम पावर मानना शुरू कर दिया था अपने आप को। तो इसी तरह से धीरे धीरे कंपनी ने सभी जो स्टेट्स थी उनको अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। तो जो लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वरीड हो गई थी अभी रशियन पावर का। तो वो रशियन को इंडिया से निकाल देना चाहती थी। ठीक है, उनको एक डर बैठ गया था, वो नॉर्थ वेस्ट में भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से रखना चाहते थे। उनका काफ़ी ज़्यादा लंबा युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान के साथ भी। तो बाद में उन्होंने सिंध को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के साथ उनकी बैटल हुई थी। तो वो महाराजा रंजीत सिंह 1843 में, तो वो कंपनी उनकी पावर से डर के चले गए थे। बट जब कंपनी ने 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई, तो कंपनी ने काफ़ी लंबी वॉर सिक्स कम्युनिटी के साथ भी लड़ी। ठीक है, और पंजाब को अपने अंडर कर लिया। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल थे 1843 में। उन्होंने एक पॉलिसी डिवाइस्ड की थी, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जो इस अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंडियन रूलर्स थे जो कि अपने मेल हेयर के बाद, मतलब जो मेल उत्तराधिकारी है अगर उनका नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, वो जो कंपनी जो पूरी स्टेट है उनको अपने अंडर कर लेगी। ठीक है, तो ये उन्होंने एनेक्सेशन किया था सतारा में, संभलपुर में, उदयपुर में, नागपुर में और झांसी में। फाइनली 1856 में क्या हुआ था, उन्होंने अवध को भी एनेक्स किया था। तो इस टाइम पे उन ब्रिटिशर का आर्ग्यूमेंट हो गया था। ठीक है,
This time the British had an added argument. They said that they obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from misgovernment of नवाब. मतलब उन्होंने कहा कि लोगों को हम जो नवाब मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं उनसे आज़ादी देना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी अंडर करना चाहते हैं अवध को. ठीक है, तो अवध के साथ भी इनकी रिवॉल्ट हुआ. अवध के लोगों ने रिवॉल्ट किया था, तो वो 1857 में रिवॉल्ट जो था वो ब्रोकन आउट हुआ था. नाउ सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. तो वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे 1773 में, तो who was one of the many important figure who played a significant role in expansion of, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा significant रोल किया था कंपनी को एक्सपैंड करने में, उनकी पावर को एक्सपैंड करने में. सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल बने थे 1773 से 1785 में, जो कि एक वन ऑफ द मेजर फिगर थे. उन्होंने कंपनी को एक्सपैंड करने में एक अपना बहुत अच्छा सा एक अपना रोल प्ले किया था. उन्होंने धीरे धीरे कंट्रोल पावर गेन कर ली थी, बंगाल में अपना कंट्रोल कर लिया था. बट बंगाल में ही नहीं, बॉम्बे और मद्रास में भी. तो वहाँ पे जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको ब्रॉडली डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, एंड दे आर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज ऑल्सो. ठीक है, एंड ये जो प्रेसिडेंसीज थी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, बंगाल, मद्रास एंड कंपनी. और हर एक को रूल करते थे गवर्नर, जो कि सुप्रीम हेड थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के. जो वारेन हेस्टिंग थे, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिन्होंने की सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस्ड किया था स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में. नाउ फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस जो एस्टेब्लिश किया गया था. तो जो ईच डिस्ट्रिक्ट था उनके 2 कोर्ट्स में डिवाइड किया गया था. एक क्रिमिनल कोर्ट था और एक कौन सा था, सिविल कोर्ट. जो क्रिमिनल कोर्ट था दैट इज कॉल्ड फौजदारी अदालत, और जो सिविल कोर्ट था दैट इज कॉल्ड दीवानी अदालत. तो जो मौलवी और हिंदू पंडित थे इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिजाइड्स ओवर सिविल कोर्ट्स, जो कि सिविल कोर्ट्स को देखते थे. ठीक है, दीवानी अदालत थी जिसमें जो मुकदमे सिंपल मुकदमे होते थे, और क्रिमिनल कोर्ट्स में क्रिमिनल कोर्ट था वो भी स्टिल अंडर एक काजी और मुफ्ती के अंडर था. ठीक है, सुपरविजन ऑफ कलेक्टर में. तो this one is the picture of trial of Warren Hastings. this one is a painting. यहाँ पे एक कोर्ट लगा हुआ है. ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की ये पिक्चर है. तो एक मेजर प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो ब्राह्मण पंडित थे जो कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस थे, जो लोकल लॉज को सॉल्व करते थे. ठीक है, और उनको उनके अंडर डिफरेंट धर्मशास्त्र थे. धर्मशास्त्र का मतलब होता है जो संस्कृत टेक्स्ट होते हैं प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर. ठीक है, तो उसमें वो क्या करते थे, ये सारा कुछ वो देखते थे, जो धर्मशास्त्र वगैरह ब्राह्मण पंडित जो होते थे. और इनमें उनको यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई. 1775 में 11 पंडित जो थे वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदूज लॉ. तो मुस्लिम लॉ भी इसी तरह से कंपाइल्ड किया गया. ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस. तो द प्रिंसिपल फिगर इन एन नाउ लास्ट आई विल एक्सप्लेन द कंपनी आर्मी. तो जो कंपनी का जो रूल कॉलोनियल जो रूल था, उन्होंने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए. नॉट ओनली आर्मी में चेंजेस किए, एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस हुए. ठीक है, एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए. अभी जो मिलिट्री थी उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, उनको एक काफ़ी पावर उनमें आ गई.
जो मुगल आर्मी थे वहाँ पे पहले क्या थे, कवेलरी सोल्जर्स होते थे जो घुड़सवार होते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी हॉर्स के पीछे बैठ के कैसे लड़ना है। एंड इन्फेंट्री जो पैदल सोल्जर्स होते थे तो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी आर्म्स की, कि कैसे युद्ध करना है, कैसे तलवार का यूज़ करना है। तो अभी कुछ चेंजेस लाए गए, ठीक है। 18th सेंचुरी में वो चेंजेस आए, जो मुगल सक्सेसर्स थे स्टेट, जो लाइक अवध थी, बनारस थे, अभी उन्होंने पीजेंट्स को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, उनकी भर्ती स्टार्ट कर दी, उनको आर्मी में ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू। अभी कंपनी ने अडॉप्ट किए थे न्यू मेथड्स रिक्रूटमेंट के भी, आर्मी को ट्रेनिंग देने के भी, जिनको सिपाही बोला जाने लगा, आर्मी सिपाही, ठीक है, जिनको हिंदी में सिपाही और सोल्जर्स भी बोलते हैं। और न्यू न्यू वारफेयर टेक्नोलॉजी उनको सिखाई जाने लगी 1820 में। कैवेलरी रिक्रूटमेंट होने लगी कंपनी में। आर्मी डिक्लाइंड, कैवेलरी रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनीज आर्मी डिक्लाइंड, दिस इज बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज फाइटिंग। तो ब्रिटिश जो एम्पायर था वो बर्मा में फाइट कर रहा था, अफगानिस्तान में, इजिप्ट में। तो यहाँ पे सोल्जर्स को मस्केट्स और मैच लॉक्स की ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। ये एक टाइप की गन्स होती हैं जिसको कैसे चलाना है, उनमें एक पाउडर लगा होता है उस गन में, ठीक है। तो अर्ली 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, यूनिफॉर्मेलिटी लाने की कोशिश की गई आर्मी में, एक तरह से सबको मतलब ट्रेनिंग दी जाने लगी। तो अभी जो सोल्जर्स थे वो इंक्रीजिंगली ज़्यादा नंबर्स में अपॉइंट किए जाने लगे, उनको यूरोपियन ट्रेनिंग दी जाने लगी, उनको ड्रिलिंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाने लगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे उनको ऐसे भी हथियार दिए जाने लगे जिसपे कि किसी एनिमल्स वगैरह का मांस लगा होता था, ठीक है। तो ये क्या था, कुछ सोल्जर्स ने इनको यूज़ करने से मना कर दिया। ये सारा हम 1857 के रिवोल्ट में पढ़ेंगे, कैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, इसके लिए सिपाहियों ने कैसे विद्रोह किया था। तो कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी ये ट्रेडिंग कंपनी की जगह पे क्या बनने लगी, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बनने लगी। इसने पूरे इंडिया में अपना पावर एस्टैब्लिश कर ली थी। न्यू टेक्नोलॉजी उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। अर्ली 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी उनकी, ठीक है। तो अभी पहले क्या होता था कि उनको बाहर से आने में काफ़ी ज़्यादा महीने लगते थे। अभी स्टीम इंजन की, जो स्टीम शिप की इन्वेंशन के बाद उनको ये टाइम वीक्स में लगने लगा, उनकी फैमिली को और उनको इंडिया में आने के लिए। तो बाय द 1857 क्या हुआ था, तो कंपनी ने डायरेक्ट रूल कर लिया था 63% ऑफ टेरिटरी पे। तो 78% जो पॉपुलेशन की इंडिया की वो सब कॉन्टिनेंट में रहती थी। तो अभी वो डायरेक्टली किसके अंडर आ गई थी, कंपनी की टेरिटरी के अंडर आ गई थी। तो नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वर्चुअली द होल ऑफ इंडियन अंडर इट्स कंट्रोल। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर, डू लाइक, share and comment. Meanwhile, I am going to end this video. Thank you and have a nice day.